जब मैं कम उम्र थी तब मेरे माँ बाप की भी हजार शर्तें थी। उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था कि हम अपना दामाद ऐसा रखेंगे, उसके साथ ये शर्तें रखेंगे। लेकिन फिर हुआ यूं कि मेरे रिश्ते आना कम हो गए। दरअसल गांव में हमारे एक रिश्तेदार ने चोरी की। उसके बाद से हम लोगों पर जैसे चोरी का धब्बा ही लग गया हो। मेरे भाई की भी ऐसी वैसी कुछ बातें मशहूर हो गई, जिसके बाद से आसपास से मेरे रिश्ते आना बंद हो गए। सब लोग हमसे मिलते हुए भी कतराते थे। हालांकि चोरी होने में मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन लोगों को कौन समझाए। लोग तो जिस बात पर यकीन कर लेते हैं उस बात से दोबारा वापस नहीं फिरते। खैर, करते करते मेरी उम्र बढ़ती गई, यहाँ तक कि मैं 30 से 32 साल की हो गई। अब माँ बाबा के तो हाथ पांव फूल गए। वो सुबह शाम मेरे रिश्ते की फिक्र में रहने लगे। माँ कहती थी कि छोड़ो, अब अगर दूर पार से भी कोई रिश्ता आया तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। इस तरह तो ये घर बैठे ही बूढ़ी हो जाएगी। फिर एक दिन हमारे घर निरंजना बुआ आई। निरंजना बुआ को माँ ने कब से कह रखा था कि दूर पार का भी रिश्ता हो तो चलेगा। तुम तो गांव गांव घूमती हो, किसी अच्छे से लड़के को देखकर हमारी बिटिया का रिश्ता डाल देना। मगर माँ बाबा ने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ कितना बुरा होगा और आगे वाले घर जाकर मुझे कितने अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल उस दिन 2 औरतें और एक मर्द हमारे घर आए थे। निरंजना बुआ ने बताया कि ये गेड़वर गांव से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं, इसलिए अगर चाहो तो इनको लड़की आज ही दिखा दो। फिर हो सकता है कि लड़की पसंद आ जाए तो ये लोग यहीं से बात पक्की कर जाएं, वरना आपको तो पता है आजकल लोग 100 घर देखते हैं। डर के मारे माँ ने मुझे अच्छी तरह तैयार होने का हुक्म दिया। मेरी उम्र 32 साल थी, पर मैं मुश्किल से 26 की लगती थी। मैं हमेशा सलीके से रहती थी, कम खाती, वर्जिश करती, जिसकी वजह से मेरा जिस्म बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई छोटी लड़की हूँ। बहरहाल मैं तैयार होकर आ गई थी। ये लोग तो मुझे देखकर हैरान रह गए। निरंजना बुआ से कहने लगे, तुम तो कह रही थी कि लड़की की उम्र बड़ी है, पर ये तो बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी बच्ची लगती है। मैं भी उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई थी। चलो, मेरी मेहनत कहीं तो काम आई थी। मैंने देखा उनके साथ जो लड़का था उसकी उम्र कोई 38 साल के करीब होगी। वो भी काफी ज्यादा उम्र का लगता था, लेकिन उसकी उम्र थी कम। मैं समझ सकती थी इस उम्र में लड़कों के बाल भी झड़ जाते हैं। खैर, मैंने लड़के को देखा, शक्ल का बुरा नहीं था। यूं मैंने भी माँ को रजामंदी दे दी। माँ कहने लगी कि छोटा सा खानदान है, बस तुम्हारी 2 नंदे, 1 सास, जबकि बाकी घर में पति ही है। देवरानी जेठानी का झंझट नहीं होगा। देवरानी जेठानी ही तो हमेशा साथ रहने वाली होती है, नंदे तो अगले घर ब्याह कर चली जाती हैं। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, बस ठीक है माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरी तरफ से रिश्ता पक्का कर दें, बाकी आपने सोचना है तो सोच लें। माँ ने फिर ये बात बाबा तक पहुंचा दी। यूं मेरा रिश्ता राहुल के साथ पक्का हो गया। राहुल मेरा होने वाला पति था। अलबत्ता मेरी सास बहुत अजीब तरह की औरत थी। मुझे सर से पांव तक यूं देख रही थी जैसे पहली बार किसी लड़की को देखा हो। उनकी आंखों में कोई खास खुशी नहीं थी। बहरहाल ये लोग हमारे घर से चले गए। हफ्ते के बाद आने का कह गए थे। हफ्ते तक माँ बाबा ने भी उनके बारे में भी तहकीकात कर ली थी। निरंजना बुआ से भी सब कुछ पूछा और गांव में लोग भेजकर भी उनके बारे में जानकारी हासिल की। बस एक ही बात हमें सुनने को मिली थी कि ये लोग अजीब से हैं। जब हम पूछते कि इनमें ऐसी क्या अजीब बात है तो लोग हमें कोई जवाब नहीं देते थे। कहते कि हाँ, लड़का अच्छा कमाता है, जबकि लड़के की माँ भी सही है, लेकिन बस ये लोग अजीब से हैं। माँ बाबा ने सोचा कि अजीब से हैं, शायद इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि उनकी बुराई कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में ज्यादा अच्छा बोलना नहीं चाहते। मैं क्या जानती थी कि मेरे ससुराल वाले सचमुच अजीब से ही होंगे। खैर से मेरी शादी का दिन करीब आ पहुंचा था। मेरे दिल में खुशी के मारे लड्डू फूट रहे थे कि चलो मेरी शादी भी हो गई, वरना तो मैं माँ बाबा के घर पर पड़ी बर्तन धोती रहती और माँ बाबा यही समझते कि अब मैं उनके सर पर बोझ हूँ। लेकिन आज मेरी शादी का दिन था। ये बातें सोचकर मैं परेशान नहीं होना चाहती थी। लाल जोड़ा पहने में लड़कियों के बीच घिरी बैठी थी। तभी जब बारात आई तो एक अजीब सा शोर हुआ। सब लड़कियां पहले तो बाहर गई, फिर डर के मारे अंदर आ गई। सबके मुंह पर हाथ था। कहने लगी, ए उर्वशी, ये तू कहाँ शादी कर रही है? तेरे माँ बाप ने क्या सोचकर तेरा ये रिश्ता कर दिया? कुछ लड़कियां ये बातें कर रही थी, जबकि बाकी खामोश बैठी थी। मैं सोचने लगी कि राम जाने के क्या हुआ है, इतनी भी खौफनाक क्या बात हो गई। लड़कियों की तो बातें बनाने की आदत होती है। फिर मेरे कमरे में फेरों के लिए बुलावा आया। मैंने बिना ये सोचे कि मेरे पास बैठी ये लड़कियां क्या कह रही हैं, शादी के बंधन में बंध गई। मुझे अपने बाबा पर भरोसा था। मेरे लिए यकीनन वो कोई बुरे लड़के का चुनाव नहीं कर सकते थे।
फेरे होते ही एक शोर सा मचा और सभी मुझे मेरी लंबी खुशियां भरी जिंदगी का आशीर्वाद देने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात उन लड़कियों के डरने की वजह मुझे अब समझ आई थी। बारातियों के साथ एक औरत भी थी जिसके बाल कमर तक थे और काफी लंबे घने थे, लेकिन मिट्टी में अटे हुए थे, बाल भी घुंघराले थे। उसने काले रंग का कुर्ता पहन रखा था जो कि उसके घुटनों से नीचे तक था। ऐसा लगता था ये औरत नहीं कोई मलंग है। मैंने देखा उसने अपना सर झुकाया हुआ था। उसके गले में बड़े बड़े और मोतियों वाले हार थे जिन्हें देखकर लगता था कि वो कोई जुनूनी औरत है। मैंने देखा वो धमाल डाल रही थी। फिर मेरे आगे आई। उसकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लगा। उसने आंखों में काली स्याही डाल रखी थी। कहने लगी, ठीक है, सही है, बहुत अच्छे। मैं ये बातें सुनकर और घबरा गई थी। कहने लगी मेरी सास को कि इसका तो घर चलकर ही पता चलेगा, कुछ नहीं कह सकती। तूने मेरे पूछे बगैर विवाह कर दिया, अब भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर मैं बहुत परेशान थी कि हे भगवान, ये क्या मामला है? कौन है ये औरत? मेरी क्या लगती है? कहीं कोई मेरी ननद तो नहीं है? फिर मेरी माँ ने लड़कियों को इशारा किया कि इन्हें ले जाकर खाना खिलाओ। खैर, अब विवाह तो हो चुका था। इन फिजूल बातों पर सोचने का फायदा भी नहीं था और वक्त भी नहीं था। विदाई होने को थी। मेरे माँ बाप परेशान थे, जबकि वो औरत उसी तरह धमाल डाल रही थी। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकी कि ये कौन है, इसे ये लोग बारात में लेकर क्यों आए हैं। खैर से बारात विदा होकर मेरे ससुराल आ गई थी। मैं बहुत परेशान भी थी। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। लगता था जैसे मैंने कोई भूत प्रेत देख लिया हो। खैर, मेरी सास और नंदों ने मिलकर मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया था। मैं उस कमरे में बैठी थी। यहाँ पर काफी ज्यादा सजावट की गई थी, जबकि बिस्तर गुलाबों से भरा हुआ था। आसपास फूलों की खुशबू थी जो कि महक रही थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। इस कमरे में बैठी मैं अपने नसीब के बारे में सोच रही थी कि दरवाजा खुला। मैंने देखा वही औरत मेरे कमरे में दाखिल हो रही है। मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैंने हैरत से उसे देखा था। तू यहाँ है, तू यहाँ नहीं बैठ सकती। वो औरत ये कहते हुए आगे बढ़ी। मुझे उससे घिन आने लगी। इससे पहले कि मैं उठकर खड़ी होती, कमरे का दरवाजा फिर से खुला। मेरी सास अंदर दाखिल हुई। कहने लगी कि बेटी, तुम अभी यहाँ नहीं बैठो, हम तुम्हें पहले दूसरे कमरे में लेकर जाएंगे। मैंने कहा, जी अच्छा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मुझे वैसे भी उस औरत से डर लग रहा था। उसके दांत अजीब से थे। वो मुस्कुराती तो लगता जैसे किसी शेर ने मुंह खोल लिया हो। खैर, मैं उस कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास मुझे एक और कमरे में ले गई। इस कमरे का माहौल अजीब सा था। यहाँ पर मोमबत्तियां जल रही थी। पूरा कमरा मोमबत्तियों की रोशनियों से रोशन था, जबकि बिस्तर भी लाल रंग का था। मुझे परेशानी हो गई। मैंने कहा, ये क्या है? क्या मेरा पति यहाँ आएगा? बोली कि बेटी, हम तो जब अपने जमाने में ब्याह कर आए थे, हमसे पूछने की हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरा पति कहाँ आएगा। उस वक्त लड़कियां बहुत शर्माती थी। आजकल की लड़कियां तो बहुत खुल गई हैं। ये बात कहकर उन्होंने मुझे भी चुप करवा दिया। मैं खामोश होकर बैठी रही। वो औरत भी बाहर चली गई थी। मेरी सास जाते जाते बोली, दुल्हन ध्यान से बैठना, इस बिस्तर में 2-3 अंडे रखे हैं। मैं हैरान हो गई कि अगर इस बिस्तर में अंडे रखे हैं तो मेरी सास ने मुझे यहाँ क्यों बैठाया है? अगर अंडे ही रखने थे तो फिर मुझे यहाँ बैठाने का फायदा क्या हुआ? शायद इनकी कोई रस्म होगी, मैंने दिल में सोचा। जाहिर है अंडे रखने की और जगह थोड़ी है। मैं खामोश होकर बैठ गई। मैं अब अपने पति राहुल का इंतजार कर रही थी, पर मेरे इंतजार को सुबह न मिल सकी। मैंने देखा रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, पर मेरा पति अभी तक नहीं आया था। पर मेरी सास मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी। तभी मैंने सोचा कि मैं अपने कमरे से उठकर वापस अपने दुल्हन वाले कमरे में चली जाती हूँ। हो सकता है मेरा पति वहां हो। वैसे भी अब इस कमरे में मुझे डर लग रहा था। इससे पहले कि मैं उठती, हल्का सा दरवाजा बजा। दरवाजा खुला। सामने राहुल खड़े थे। मुझे देखकर हैरान हो गए। बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो उर्वशी? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। माँ बाबा तो सो गए हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर तुम कहाँ गई। मैं डरते डरते उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, राहुल, आपकी माँ मुझे यहाँ बैठा कर गई थी। मैं समझी आप आते ही होंगे। बोले कि ओहो, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे कमरे में। राहुल मुझे हाथ पकड़कर कमरे में ले आए। हमने जी भरकर बातें की। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि इस घर में कुछ अजीबो गरीब चीज है, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करूंगी, बाकी मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। बोले कि बस ठीक है, मुझे तो ऐसी ही पत्नी चाहिए थी जो मेरे अजीबो गरीब घरवालों के साथ गुजारा कर सके। बोले कि बस ठीक है, मुझे तो ऐसी ही पत्नी चाहिए थी जो मेरे अजीबो गरीब घरवालों के साथ गुजारा कर सके। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, राहुल, आपके घरवालों में क्या अजीब बात है? हमने जब आपके बारे में पूछताछ करवाई थी तब भी लोग यही कह रहे थे
कि ये लोग कुछ अजीब से हैं। कहने लगे कि बस तुम यहाँ हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे घर वालों में क्या अजीब है। हो सकता है कि तुम्हें सुबह ही पता चल जाए। मैं क्या जानती थी कि राहुल का ये मजाक मेरे लिए जानलेवा साबित होगा। सुबह हुई, अभी तकरीबन 3 या फिर 4 बज रहे होंगे, या शायद 5 बजे का वक्त था, क्योंकि इन दिनों गर्मियों के दिन थे। खैर से मैं सो ही रही थी, अभी हम उठने ही लगे थे कि जोर से दरवाजा बजा, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। मैं हैरान हो गई। पति ने उठकर जल्दी से कमरे की रोशनी जलाई और दरवाजा खोल दिया। आगे मेरी सासू माँ खड़ी थी और वो बहुत ही गुस्से में थी। तुझे एक रात भी सब्र नहीं हुआ, अपनी पत्नी को ले आया यहाँ, ये भी बगैर पता लगे कि वो कैसी है। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। वो इस कदर गुस्से में थी, मैंने उन्हें इस कदर गुस्से में पहली बार देखा था, बल्कि किसी भी औरत को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। मेरे पति ने कहा, माँ देर हो गई थी इसलिए यहाँ ले आया। और क्या मेरी दुल्हन शादी की पहली रात ही अकेले कमरे में गुजारती? आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा तुम्हें ये तो पता है ना कि ये हमारे खानदान की रस्म है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आए? अब मैं मौसी सुनंदा को क्या जवाब दूंगी? मौसी सुनंदा, मौसी सुनंदा, अरे मेरी माँ, क्या आपको कुछ और भी नजर आता है मौसी सुनंदा के अलावा? मेरे पति राहुल ने बड़े ही दर्द भरे अंदाज में कहा था। मौसी सुनंदा के बारे में तुम ऐसी बात सोचना भी मत। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें उसी के इलाज और मेहनत से आराम मिला है। आज तुम अपने पांव पर खड़े हो ना, मौसी सुनंदा की वजह से ही खड़े हो। माँ प्लीज भगवान से डरो। मेरे पति राहुल अपने कानों को हाथ लगाने लगे। मैं अगर जिंदा हूं तो उस ईश्वर की वजह से हूं, उस ईश्वर ने मुझे जो सांसें दी उनकी वजह से हूं। मौसी सुनंदा का इसमें क्या हाथ है? और प्लीज अब लड़ना मत शुरू कर देना। आप जाए यहाँ से। जाऊंगी नहीं बेटा, तेरी पत्नी को लेकर ही जाऊंगी। उसी बिस्तर में इसको एक रात गुजारना होगी। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि तूने अभी तक अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं की होगी। माँ मुझसे ऐसे सवाल मत करो, ये मेरी निजी जिंदगी है। मेरा पति भी गुस्से में आ गया था। और हाँ, मुझे अपनी पत्नी ऐसे ही स्वीकार है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप इसे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगी। मैं हैरान परेशान खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। अब ये लोग ऊंची आवाज में लड़ रहे थे, तभी वहां पर मेरी नंदे भी आ गई। और मेरी नंदे कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रहीन लड़की है, इसलिए उस बिस्तर से उठकर तुम्हारे पास आ गई। इसे बहुत शौक है पति का। मैं हैरान थी कि शादी के बाद भी ये लोग मुझे चरित्रहीन कह रहे हैं। किस किस्म के लोग हैं? मेरी सास ने लाख जतन किए, मिन्नतें की, पर मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। कहने लगे कि खबरदार अगर मेरी पत्नी को किसी ने कुछ भी कहा। मैं खुश थी कि चलो ऊपर वाले ने अजीबोगरीब ससुराल तो दिया, लेकिन साथ ही एक साथ देने वाला पति भी दे दिया। मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करना चाहती थी, लेकिन तभी मेरी सास वहां आ गई। कहने लगी कि चलो तुम वहां से तो आ गई हो, बड़ी ढीठ हो, लेकिन ये अंडे तुम्हें अपने बिस्तर में रखना ही होंगे। मेरे पति को गुस्सा आ गया। उसने वो अंडे उठाकर फर्श पर फेंक दिए। बोले कि माँ, मैं इस किस्म की बेहुदा परंपराओं पर यकीन नहीं रखता, आप यहाँ से चली जाएं। ये देखकर मेरी सास की आंखों में खून उतर गया। उन्होंने और ज्यादा तमाशा नहीं किया, शायद इसलिए कि बेइज्जती उनकी अपनी ही हो रही थी। बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई, पर मुझे उनकी आंखों में अपने लिए इंतकाम साफ नजर आ रहा था। ऐसा लगता था वो यही सोच रही है कि मैंने उनके बेटे को एक ही दिन में भड़का दिया। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ना ही मैंने अपने पति से कोई ऐसी बात की और ना उनको भड़काया था, लेकिन उन लोगों के ख्यालात मेरे बारे में अजीब से थे। खैर, उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में सुकून से बैठ गई। मेरा पति मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, माफ करना, तुम्हें अब तो समझ आ गई होगी ना कि मेरे घरवाले जरा अजीबोगरीब किस्म के हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे थे राहुल? मैंने परेशानी से पूछा, क्या इनको मेरे बारे में कोई बुरी खबर सुनने को मिली है? आपको तो पता है गांव में कुछ लोग चुगलियां करने वाले होते हैं, कभी किसी के बारे में अच्छी बात नहीं कहते। आपको मेरे चरित्र पर यकीन होना चाहिए। मैंने परेशानी से कहा। वो मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर बोले, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम्हें मौसी सुनंदा की कहानी सुनाऊंगा ना तो तुम्हें यकीन आ जाएगा, इसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है। जी सुनाए, जरूर सुनाए। मैं भी आपके खानदान के अजीबोगरीब होने की वजह जानना चाहती हूँ, मैंने हंसकर कहा। दरअसल ये बात आज से तकरीबन 10-15 साल पहले शुरू हुई थी। हमारे गांव में सुनंदा नाम की एक जवान औरत विधवा हो गई। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल थी। मैं तो छोटा सा था। सुनंदा हमारे घर आया करती थी और कभी अपनी सास ससुर की बुराइयां करती और कभी नंदों की। फिर उसने अजीब काम शुरू कर दिया। वो बाबाओं और तांत्रिकों के पास जाने लगी। जिस जगह भी जाती उसके बारे में आकर कहानी माँ को जरूर सुनाती।
मैं 10-12 साल का था जब इस सुनंदा नाम की औरत ने काले जादू का अमल सीखना शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि काला जादू जैसी भयानक चीज कौन सी खाता है। बस फिर जादू करते करते वो इस हद तक पहुंच गई कि लोगों के बारे में बातें बताने लगी। अक्सर वो चुगलियां, झूठी बातें करती थी। फिर करते करते उसने सही बातें बताना शुरू कर दी, यहाँ तक कि अगर वो कहती कि फला आदमी के 2 बच्चे होंगे तो उसके यहाँ 2 ही बेटे पैदा होते। अब इस तरह से गांव की औरतों को उस पर यकीन आने लगा और सभी उसे प्यार से मौसी सुनंदा कहने लगे। यहाँ तक कि उसकी उम्र बढ़ती गई। उसने अपना हुलिया अजीबो गरीब कर लिया। वो काले कपड़े पहनने लगी, सर से दुपट्टा उतार फेंक दिया था। लेकिन उस पर यकीन करने वालों में कमी ना हुई। जो भी लोग आते यही कहते कि मौसी सुनंदा बहुत पहुंची हुई औरत है। यहाँ तक कि गांव की औरतों ने उससे अपनी बहुओं के बारे में पूछना शुरू कर दिया। जो सासे होती है वो बहू को कभी अपनी बेटी नहीं मानती, बल्कि उसके साथ मुकाबलेबाजी करती है। फिर यही होना शुरू हो गया। गांव की औरतें मौसी सुनंदा के पास आती, उसे कोई ना कोई मसला बताती। मौसी सुनंदा अपने काले जादू से उन्हें इस मसले का हल बता देती। ये वो नीच औरत है जिसने कई औरतों की तलाक भी करवाई है। अब उसने एक नया तरीका निकाला है कि अगर किसी औरत को यानी किसी सास को अपनी बहू के चरित्र को देखना हो तो वो उसके बिस्तर में अंडे रख दे। अगर अंडों का रंग बदल जाए या अंडे टूट जाए या फिर ना टूटे तो वो लड़की अच्छे चरित्र की होती है, वरना तो उसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। ये बेफजूल बातें, इन बातों पर मैं तो यकीन नहीं रखता। इसलिए मैं माँ से भी कहता हूँ कि माँ, भगवान के लिए ऐसी बेहुदा चीजों से दूर रहो। मैंने माँ से पहले ही कहा था कि मेरी शादी में सुनंदा वाला तमाशा नहीं करना, पर उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। तुम्हें जाकर अलग कमरे में बैठा दिया। मैं तुम्हें बता दूं, गलत बात पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, लेकिन ये बात मैं आज खुद गलत समझता हूँ। मुझे लगता है कि माँ ने जो भी किया है गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अब अगर तुम्हें भविष्य में भी मौसी सुनंदा के बारे में माँ कुछ कहे तो चुपचाप सुन लेना और मुझे बता देना। मैं उन्हें ऐसे बेहुदा काम नहीं करने दूंगा। अपने पति की बातें सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया कि चलो मेरी शादी इतनी दूर हुई, ससुराल वाले भी अजीब निकले, पर कम से कम मेरा पति तो अजीब नहीं है। मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मैं काले जादू वाली मौसी सुनंदा के पास भी नहीं जाती थी, ना ही मुझे उसके जादू के जोर पर अपनी जिंदगी में कोई बदलाव करवाने हैं। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।